मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर में रख लिया। क्योंकि मैं अकेली होती थी, पति मुल्क से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बहन का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सिर पर आ गिरा। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी, जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था, मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, मेरे सामने रिपोर्ट रखती, कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको शुक्र करना चाहिए, बेयकीनी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल पूरे हो चुके थे। मेरे शोहर की नौकरी बाहर के मुल्क में थी। वो साल में बस चंद माह के लिए पाकिस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं, ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो परदेश में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ न कहा, अपनी रिपोर्ट पकड़ी और मरे मरे कदमों से बाहर आ गई। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? मैं और माँ, मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता बस एक गली की दूरी का था। लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ डल चुका हो। हम दो ही व्यक्ति थे घर में, दूसरा तो कोई था ही नहीं। एक मैं और दूसरा माजिद। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर सोचने से कमज़ोर हो चुका था। क्या सोचती और कैसे? माजिद मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा। अपनी सोचों के ताने बाने भी संगीत नहीं पाई थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं पर रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मेरे गले में इस कदर गिरे पड़ी थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन होने लगी थी। मैं डोरबेल बजाई, माजिद ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वो कहने लगा, खाला आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने पर बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा, जो कि जॉब के सिलसिले में यहाँ शहर आ गया था और पिछले कई माह से मेरे पास रह रहा था। मेरे शोहर को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। मेरे शोहर मेरा कजन भी था। इस रिश्ते से जीजी और माजिद से बहुत मिले हुए थे। माजिद के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी फिक्र नहीं सताएगी। खाला कहाँ खो गई है? माजिद की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं माजिद से यह कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। माजिद मेरा सगा भांजा था, मेरी बहन का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और आपा सबसे बड़ी। जब उसकी शादी हुई मैं उस वक्त 8 साल की थी और जब आपा के घर माजिद पैदा हुआ मैं 10 साल की थी। मेरे आपा का ससुराल काफ़ी मजहबी था। 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ी जाती थी और माजिद भी नमाज मस्जिद में जाकर ही अदा करता था। ना मुझे अपनी आपा की तबीयत पर शक था, ना ही माजिद के किरदार पर शक कर सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, मेरा सारा शक माजिद पर जा रहा था, क्योंकि मेरे और माजिद के अलावा घर में तीसरा आदमी नहीं था जिस पर मुझे शक होता। मैं अपना सिर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिन से माजिद मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती तो बहुत खुश होती हूँ। क्या माजिद मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे गले में आंसुओं का गोला था, जिसकी वजह से मैं अंदर ही अंदर घुटन में बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्तेदार इतने खराब हो सकते हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता? मैं उसकी खाला हूँ, यानी कि माँ की बहन, मतलब माँ ही हुई। वो मेरा खास है, मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। जैसे जैसे वो मेरे बारे में ऐसे सोच सकता है,
कैसे उसका दिल इस गुनाह के लिए मान सकता है। मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाज़ा शायद कोई भी नहीं लगा सकता था जो मैं सह रही थी। एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हालत में थी। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में आपा के साथ होता था तो मेरी गोद में आ जाता था। अपनी तोतली जुबान से मुझे खाला की बजाय ताला ताला कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वो आपा की सबसे पहली औलाद, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब तो वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे मजहर के नाम से बहुत छेड़ा करता था। कहता था, आप इतनी खूबसूरत मनमोहिनी सी हैं, और वो ये लंबे गबरू चौड़े जवान, ऊपर से हैं भी बड़े गुस्से वाले। खाला, मजहर अंकल आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे मजहर के हवाले से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती थी। मेरी और उसके अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। जब वो यहाँ आया था मुझसे रात देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता कि मुझे लगता है कि मजहर अंकल ने प्रदेश में किसी मेम से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। मैं भी उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। तभी माजिद मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज से मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं खौफ से पीछे हट गई, जैसे ना जाने क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी कि जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई भी उस वक्त होता तो खौफ खाता। मैं अकेली उस वक्त माजिद के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है खाला, इतनी घबरा क्यों रही हो? सब खैर तो है ना? दूध पी लीजिए और आराम कर लीजिए। मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने गिलास उसके हाथ से साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उनसे कहा, जाओ, मुझे यहाँ से नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा, और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर न हो जाएंगे वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी हुआ। कहने लगा, क्या बात है खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे लहजे से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि उसे एक जोर से थप्पड़ मारूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं, देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे उखड़े लहजे के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे के दरवाजे तक चला गया। आराम करिए, और हाँ, दूध जरूर पी लीजिएगा। खाना भी नहीं खाया हुआ आपने? मुझे दोबारा से दूध पीने को कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैं वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब माजिद मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतजार कर करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसलिए सोचा कि खुद ही देखाऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा माजिद का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरी जहन में वो वाक़यात गुजरने लगे जब आका का मुझे पहली बार फ़ोन आया था। कहने लगी, माजिद शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूँ। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा माजिद सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशों का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हों वहाँ 100 बुराइयाँ होती हैं। अगर तुम इसे अपने घर में रख लो तो मुझे बहुत इत्मीनान रहेगा। इस वक्त तो मैंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए हामी भर ली थी कि माजिद मेरा भांजा ही नहीं, बेटा भी है। जाहिर है कि मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसका पीठ था, इसलिए वो इस बात से अनजान था मैं उसे सिगरेट पीते देख रही हूँ। मेरी आपा दिल की मरीज है। अगर वह सच जानती कि माजिद ने मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही वह मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि माजिद को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा अंदर से लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धकधकाया।
मैं उठी और दरवाज़ा खोला। जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा, माजिद मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा आपने क्यों लॉक किया था? उसका मुझ पर रोब जमाकर पूछना तो मुझे दबा के रख दिया। वो होता कौन था मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ इस बात की हो रही थी कि मैंने उसका रास्ता बंद कर दिया था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो यूं उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? मेरी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम लहजे में बोला, खाला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हों। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा मत लॉक किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तीखे लहजे में कहा, और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी मेरी उम्र की एक लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे मियाँ मुल्क से बाहर जाते, वो औरत बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत थी। उसके शौहर भी मुझे छोटी बहन जैसा समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लेने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन, कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी। लेकिन जब से माजिद आया था, मैं हर काम माजिद से कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोसी जाहिदा से भी यही काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे मियाँ 2 माह बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को ख़त्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जाहिदा से कहूँगी क्या। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। मेरे पास इस गुनाह को ख़त्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जाहिदा से कहूँगी क्या। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मुझे किसी ना किसी औरत को तो ज़रूर बताना ही था, वो भी बिना सच बताए। मुझे यह कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर आपा को मैं सच बताती तो वो सह न सकती। अगर शौहर से सब कुछ कहती तो वो मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानता, मेरा घर बर्बाद हो जाता। मैं ऐसी कशमकश का शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने जाहिदा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबॉर्शन करवाना है, इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिसे कई साल से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई थी और उससे कहा कि वो मेरा एक काम कर दे, मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई। लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही माजिद से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। मेरी बात सुनकर वह हैरान हो गया। खाला, यह क्या कह रही हो? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा? मेरा वह मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप कैसे रहेंगी? मुझे माजिद के लिए मेरी फिक्रमंदी भी पता चल रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले भी तो अकेली ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं सो गई। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा था। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। बस ये नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर में लेटा शख्स उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उस शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस शख्स ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस शख्स को देखकर तो मैं अपने होश खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा शौहर था। मजहर कब घर आ गए थे, वो भी बिना कुछ बताए। वो अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो माजिद ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन सा कोई गैर था जो तुमने दरवाज़ा अंदर से लॉक करके सोई हुई थी। मजहर की बात का मैं क्या जवाब देती। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी, इसलिए मजहर के साथ लगकर बेतहाशा रोने लगी। वो तो मुझे यूं रोता देखकर समझे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए यूं उन्हें अचानक सामने पाकर रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो मैं ही जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो मजहर अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन मजहर की मौजूदगी में ये सब नामुमकिन था।
मैं अब यह सोचकर परेशान थी कि मजहर से क्या बहाना बनाऊंगी, यह बात कैसे छुपाऊंगी। मैं परेशान सी बाहर लाउंज में बैठी थी, तभी माजिद किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बना के टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, खाला कैसा लगा आपको अंकल का सरप्राइज। मैंने उसे नफरत से देखा और कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। एक तरफ खाला कहते हो और दूसरी तरफ। मैं ये सब सह सहकर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना लिहाज के मुंह पे जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, खाला यह क्या कह रही हैं आप, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह मुझसे बात कर रही हैं। माजिद की इस बात पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में लेकर चली गई। मजहर अभी सो भी रहे थे। दरवाजे से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। माजिद अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई, और कहा, ये लो पढ़ो और अपना गंदा चेहरा लेकर मजहर के उठने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैंने उसे गुस्से से दबे दबे लहजे में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मजहर को इस बात की भनक भी लगे। माजिद ने वो रिपोर्ट ज़मीन से उठाकर खोली। जैसे उसने पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर बदहवासी सी छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मजहर आंगन में आ गए। पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा माजिद के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान ही मेरे तन से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मजहर तो मुझे तलाक ही दे देंगी। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मजहर बड़ी संजीदगी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो रूह फना हो गई थी। माजिद भी वहाँ खड़ा था। मैं मजहर को देखकर रोने लगी। मैंने कहा, मेरा कोई कसूर नहीं है मजहर। माजिद मुझे नींद की मेडिसिन देता था। मुझे कुछ नहीं पता है। खुदा के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े मजहर से माफ़ी मांग रही थी। वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनाहगार हो और ना ही माजिद ने ऐसा कुछ किया है। तुम उसके किरदार पर शक मत करो। बस एक रिपोर्ट की अदल बदल है। ये सब गलतफहमी है। माजिद की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, खाला आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ में और आप में कभी फ़र्क नहीं दिखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को भी नज़र उठाकर नहीं देखा, तो आप तो मेरी माँ की जगह हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते देखा था। वो कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट हरगिज़ नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट जरूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है, इसलिए जैसे मैं अपनी अम्मी के लिए खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ होती है तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आता। वो रो रो कर अपनी बातों को वजाहत दे रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भांजे के खिलाफ, ये नहीं सोचा था मैंने। लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकलती है। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा ली होती तो ऐसा ना होता।